गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है अवध के शुजा-उद-दौला बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम एमजेसी मेजर कोर्स हिस्ट्री 9 सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए उपयोगी रहेगा ये वीडियोस। बीए के सेमेस्टर 5 के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। आइए स्टडी करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अवध के शुजा-उद-दौला। अवध के शुजा-उद-दौला, ये 7वां जो टॉपिक 7 नंबर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये टॉपिक आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। अवध के शुजा-उद-दौला, उनके बारे में जानना है। शुजा-उद-दौला 1732 से 1775 इनका शासनकाल था, कार्यकाल। अवध के तीसरे नवाब थे। शुजा-उद-दौला 1732 से 1775 अवध के तीसरे नवाब थे, जिन्होंने 1754 से 1775 तक शासन किया। शुजा-उद-दौला जो थे 1732 से लेकर के 1775 तक इनका कार्यकाल था। ये अवध के तीसरे नवाब थे, जिन्होंने 1754 से 1775 तक शासन किया। वे अवध के संस्थापक सफदरजंग के पुत्र थे। अवध के संस्थापक थे सफदरजंग, उनके पुत्र थे शुजा-उद-दौला। अवध के फाउंडर, अवध एक जगह का नाम है, यूपी में है अभी अवध के संस्थापक थे सफदरजंग, ठीक है। उनके पुत्र थे शुजा-उद-दौला। अवध के तीसरे नवाब थे और 1754 से 1775 तक उन्होंने शासन किया। 18वीं सदी में भारत की क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। रीजनल पॉलिटिक्स में 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में, 1700 से लेकर के 1800 का जो काल होता है उसको 18वीं सदी कहते हैं। उस समय वो एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे, इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व थे। उनका शासनकाल मुग़ल साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के बीच का था। वो कब शासन किए? तो जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ, इन दोनों के बीच में उनका शासन काल था। मुग़ल साम्राज्य जब पतन की ओर अग्रसर हो रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब उदय हो रहा था, तो उनके बीच में शुजा-उद-दौला का शासनकाल आया। शुजा-उद-दौला ये अवध के हैं और ठीक है। शुजा-उद-दौला ने अवध को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाने की कोशिश की। शुजा-उद-दौला ने अवध को एक समृद्ध, प्रॉस्पेरस और पावरफुल राज्य बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी राजधानी को फैजाबाद में स्थापित किया। उन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित किया? फैजाबाद में। और प्रशासन को मजबूत करने के लिए सैन्य और आर्थिक सुधार किए। सेना में सुधार किए और आर्थिक रूप से सुधार किए। उनकी सेना में घुड़सवार और तोप खाने का अच्छा उपयोग था। शुजा-उद-दौला की सेना में घुड़सवार और तोप खाने, तोप उसका अच्छा उपयोग था। तोप जिससे छोड़ा जाता था, बड़ा बड़ा बॉल की तरह से डाला जाता था और उसमें छोड़ा जाता था तोप। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे, डिप्लोमेटिक थे, अच्छे, जो मुग़ल सम्राट और मराठों के साथ संबंध बनाए रखते थे। मुग़ल सम्राट के साथ भी और मराठों के साथ भी। तो एक अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, दोनों के साथ मतलब मेल बना करके रखते थे, मुग़ल सम्राट के साथ भी और मराठों के साथ भी। तो शुजा-उद-दौला अवध के तीसरे नवाब थे, जिन्होंने 1754 से 1775 तक शासन किया। वे अवध के संस्थापक सफदरजंग के पुत्र थे और 18वीं सदी में भारत की क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। उनका शासनकाल मुग़ल साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के बीच का था। शुजा-उद-दौला ने अवध को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी राजधानी को फैजाबाद में स्थापित किया और प्रशासन को मजबूत करने के लिए सैन्य, सेना और आर्थिक सुधार किए। उनकी सेना में घुड़सवार और तोपखाने का अच्छा उपयोग था। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे, जो मुग़ल सम्राट और मराठों के साथ संबंध बनाए रखते थे। आगे है, शुजा-उद-दौला का सबसे उल्लेखनीय योगदान बक्सर की लड़ाई में था। बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर, इसमें सबसे ज़्यादा रोल था शुजा-उद-दौला।
उन्होंने मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ गठबंधन बनाया। शुजा-उद-दौला का सबसे उल्लेखनीय योगदान बक्सर की सिग्निफिकेंट जो रोल था वो बक्सर की लड़ाई में था। उन्होंने मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ गठबंधन बनाया। हालांकि 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इस गठबंधन को हरा दिया। ये गठबंधन हार गया। मीर कासिम और शुजा-उद-दौला का जो गठबंधन था 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लीडरशिप में इस गठबंधन को हरा दिया। माने शुजा-उद-दौला हार गए, शुजा-उद-दौला नहीं। शाह आलम द्वितीय और बंगाल के मीर कासिम के साथ गठबंधन किया था। शुजा-उद-दौला भी थे उस गठबंधन में। शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन लोगों ने मिलकर गठबंधन किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, लेकिन अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इस गठबंधन को हरा दिया। इस हार ने अवध की स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया। ये जब हार गए तो अवध की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। बक्सर की हार के बाद शुजा-उद-दौला को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी, ट्रीटी करना पड़ा, मिलान करना पड़ा, मेल करना पड़ा। अंग्रेज़ों से संधि, ट्रीटी जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, TREATY, ट्रीटी करना पड़ा। बक्सर की हार के बाद शुजा-उद-दौला को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। इलाहाबाद ट्रीटी, इलाहाबाद संधि के तहत उन्हें अवध में नवाब बने रहने की अनुमति मिली। बक्सर में तो हार गए, बक्सर बैटल ऑफ बक्सर हार गए शुजा-उद-दौला, लेकिन अंग्रेज़ों से उन्होंने मेल कर लिया, अंग्रेज़ों से संधि कर लिया, अंग्रेज़ों से दोस्ती कर लिया। इलाहाबाद संधि, एक इलाहाबाद ट्रीटी साइन हुआ अंग्रेज़ों और शुजा-उद-दौला के बीच। तो इलाहाबाद संधि के तहत उन्हें अवध में नवाब बने रहने की अनुमति मिली, लेकिन करौली और इलाहाबाद अंग्रेज़ों को दे दिए गए। अवध में तो नवाब उनको बनने रहने का अनुमति दिया गया, लेकिन करौली और इलाहाबाद अंग्रेज़ों को दे दिए गए। साथ ही उन्हें अंग्रेज़ी सेना के लिए भारी राशि देनी पड़ी, बहुत पैसा देना पड़ा, तब जाकर के उन्हें नवाब बने रहने दिया गया। अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने संधि कर लिया। बक्सर की हार के बाद शुजा-उद-दौला को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। इलाहाबाद संधि के तहत उन्हें अवध में नवाब बने रहने की अनुमति मिली, लेकिन करौली और इलाहाबाद अंग्रेज़ों को दे दिए गए। साथ ही उन्हें अंग्रेज़ी सेना के लिए भारी राशि देनी पड़ी, बहुत पैसा देना पड़ा। यह संधि अवध को अंग्रेज़ों का अधीनस्थ राज्य बना देती थी। शुजा-उद-दौला की मृत्यु 1775 में हुई। उनके पुत्र आसफ-उद-दौला ने शासन संभाला। शुजा-उद-दौला की मृत्यु हो गई 1775 में। फिर आए उनके पुत्र आसफ-उद-दौला, फिर उन्होंने शासन संभाला। शुजा-उद-दौला की मृत्यु 1775 में हो गई, तब उनके पुत्र आसफ-उद-दौला, शुजा-उद-दौला के पुत्र का नाम क्या था? आसफ-उद-दौला, तो उन्होंने फिर शासन संभाला। शुजा-उद-दौला को एक साहसी और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में याद किया जाता है। महत्वाकांक्षी मतलब कोई भी चीज़ चाहने वाला, आकांक्षी, काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर, साहसी रूलर, सिग्निफिकेंट रूलर के रूप में याद किया जाता है शुजा-उद-दौला, ब्रेव रूलर। लेकिन अंग्रेज़ों के सामने उनकी हार ने अवध की स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस को क्या कर दिया? कमज़ोर कर दिया। अंग्रेज़ों के सामने हार गए और बाद में फिर मिल भी गए अंग्रेज़ों के साथ। तो उन्हें अवध में तो नवाब बने रहने दिया गया, लेकिन इलाहाबाद और करौली अंग्रेज़ों को दे दिया गया और साथ ही साथ अंग्रेज़ी सेना के लिए उन्हें बहुत राशि चुकानी पड़ी। शुजा-उद-दौला ने अवध को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन बक्सर की लड़ाई ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उनका शासनकाल भारत में औपनिवेशिक शक्ति के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। जब वो शासन कर रहे थे तो समय ब्रिटिश का जो पावर था वो बढ़ रहा था। औपनिवेशिक शासन मतलब कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश का रूल, अंग्रेज़ों का शासन, वो बढ़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी भारत में। उस समय शुजा-उद-दौला का शासनकाल था। तो यही थे अवध के शुजा-उद-दौला।
एक बार ओवरऑल फिर से रीड कर लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या था। शुजा-उद-दौला 1732 से 1775 अवध के तीसरे नवाब थे जिन्होंने 1754 से 1775 तक शासन किया। वे अवध के संस्थापक सफदरजंग के पुत्र थे और 18वीं सदी में भारत की क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के बीच का था। शुजा-उद-दौला ने अवध को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी राजधानी को फैजाबाद में स्थापित किया और प्रशासन को मजबूत करने के लिए सैन्य और आर्थिक सुधार किए। उनकी सेना में घुड़सवार और तोपखाने का अच्छा उपयोग था। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे जो मुगल सम्राट और मराठों के साथ संबंध बनाए रखते थे। शुजा-उद-दौला का सबसे उल्लेखनीय योगदान बक्सर की लड़ाई में था। उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ गठबंधन बनाया। हालांकि 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इस गठबंधन को हरा दिया। इस हार ने अवध की स्वतंत्रता स्वायत्तता को खतरे में डाल दिया। बक्सर की हार के बाद शुजा-उद-दौला को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। इलाहाबाद संधि के तहत उन्हें अवध में नवाब बने रहने की अनुमति मिली, लेकिन करौली और इलाहाबाद अंग्रेज़ों को दे दिए गए। साथ ही उन्हें अंग्रेजी सेना के लिए भारी राशि देनी पड़ी। यह संधि अवध को अंग्रेज़ों का अधीनस्थ राज्य बना देती। शुजा-उद-दौला की मृत्यु 1775 ईस्वी में हो गई। तब उनके पुत्र आसफ-उद-दौला ने शासन संभाला। शुजा-उद-दौला को एक साहसी और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने उनकी हार ने अवध की स्वतंत्रता को कमज़ोर किया। शुजा-उद-दौला ने अवध को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन बक्सर की लड़ाई ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उनका शासनकाल भारत में औपनिवेशिक शक्ति के बढ़ते प्रभाव का क्या है, प्रतीक है, सिंबल है। यही था अवध के शुजा-उद-दौला। इनको हमने पढ़ लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक बीए के स्टूडेंट्स तक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।